मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि कुमार and faculty in English from Abhinav classes Maharajganj. First of all, a very good morning to all of you. And how are you? How are all of you today? I think all of you will be very happy today. मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हर बार आप लोग से अपील कुछ करता। इस बार भी मैं आप लोग से यही अपील करूंगा कि मैं इतना प्रयत्न आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं, तो आप लोग ए कुमार ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं और आप सभी को हम लोग इस वीडियो को प्रोवाइड करके आप सभी की जो सेवा हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप सभी से मेरा अपील यह है कि आप लोग मेरे जितने भी वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद मेरे ए कुमार ऑनलाइन जो चैनल है उस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और भी हम लोग एनर्जेटिक होकर आप लोगों के सामने आपके जो कोर्स का जितने भी वीडियो है उन सारे वीडियो को हम लोग टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले किसी भी वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, और जो आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वह तो यूज ऑफ द होगा। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं 2-4 पंक्तियां जो हैं आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। तो मैं आपका रवि कुमार एक ओंकार के साथ और ये 2-4 पंक्तियों को आपके समक्ष रखते हुए, मेरे दोस्तों, हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली, जो छाँव-छाँव चली। मेरे दोस्तों, इसी एक महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ मैं आपका रवि कुमार आप सभी के साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ जुड़ते हुए, मेरे दोस्तों, आज का जो अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वह इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यूज ऑफ द। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि रवि सर यूज ऑफ द का प्रयोग जो है आप पढ़ाइए। तो आज की जो अपनी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग यूज ऑफ द के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में यूज ऑफ द का जो बेसिक पॉइंट है उन सारे बेसिक पॉइंट के बारे में मैं बता दिया था, लेकिन आज जो मैं चल रहा हूँ यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यदि यह देखा जाए तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपके बोर्ड पे लिखा 2 वर्ड, एक जो वर्ड है व्यू है और एक दूसरा जो वर्ड है मेरे दोस्तों यह आपका लिटिल है। तो मेरे दोस्तों, ये फ्यू की यदि हम बातें करते हैं और लिटिल की यदि हम लोग बातें करते हैं, तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये आपके नेगेटिव वर्ड है। यदि किसी ने आपसे पूछा कि ये दोनों वर्ड क्या है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। लिटिल भी जो है मेरे दोस्तों यह आपका एक नेगेटिव वर्ड है। लेकिन लेखक आपको यह बताने की कोशिश करता है कि इन दोनों वर्ड के पहले यदि आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो ये नेगेटिव जो सेंस होता है यह पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव स्पेंड द फ्यू रुपीज़, आई हैव स्पेंड द फ्यू रुपीज़, और यहाँ मैंने दोस्तों लिखा आई हैव। ये बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जो फ्यू है यह फ्यू आपका नेगेटिव सेंस देता है मेरे दोस्तों। लेकिन जैसे इसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो दैट्स गिव्स द पॉजिटिव सेंस, यह पॉजिटिव सेंस देने लगता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस फ्यू के पहले आपका डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। यदि हम लिटिल की बातें करते हैं मेरे दोस्तों,
तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लिटिल है आपका वह एक नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन जैसे ही इसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो यह हमें पॉजिटिव सेंस देने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह किस तरीके से हमें पॉजिटिव सेंस देगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने लिखा कि आई हैव, और यहाँ मैंने लिखा कुक द लिटिल राइस, आई हैव कुक द लिटिल राइस, और मैंने यहाँ लिखा मेरे दोस्तों आई हैव। हमने कहा कि लिटिल जो है मेरे दोस्तों यह आपका एक नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन जैसे ही इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो इट इज़ गिविंग द पॉजिटिव सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो यह आप सबको पॉजिटिव सेंस देने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लिटिल है, तो यह लिटिल आपका यहाँ नेगेटिव सेंस दे रहा है कब? जब इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इसके पहले द का प्रयोग कर दिया तो यह जो है अब नेगेटिव नहीं रहता है, बल्कि यह आपका पॉजिटिव सेंस देने लगता है। इसका मतलब थोड़ा सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा का मतलब कुछ महत्व इसका बढ़ जाता है। कब? जब लिटिल के पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसी में फ्यू के पहले भी आपने यहाँ देखा है कि द का प्रयोग किया गया है, तो यह जो है अब आपका पॉजिटिव सेंस देने लगता है। इट गिव्स पॉजिटिव सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे दोस्तों इसका अप्रोच यह निकल के आया कि फ्यू के पहले यदि हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वह हमें पॉजिटिव सेंस देने लगता है। तो इसको आप नोट करके मेरे दोस्तों आप लिख सकते हैं कि यदि द और प्लस फ्यू की यदि हम लोग बातें करते हैं, मतलब फ्यू के पहले यदि द की यदि बातें करें तो मेरे दोस्तों यह आपका पॉजिटिव सेंस देने लगता है। इट गिव्स अस पॉजिटिव सेंस। उसी तरीके से यदि आपने द प्लस लिटिल कर दिया मेरे दोस्तों तो यह भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस देने लगता है। इट गिव्स अस पॉजिटिव सेंस। लेकिन अब मुद्दा यह है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर बट योर एवरीथिंग इज क्लियर। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रत्येक चीज़ें आपकी क्लियर है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बेस पर यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और आई थिंक मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फॉर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन द बेस ऑफ यूज ऑफ द। तो मेरे ख्याल से यदि इस कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं तो यह कंसेप्ट आपको क्लास 12 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये तो लाभकारी होगा ही, साथ ही साथ में उन सारे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो प्लीज़ टेक ए रिव्यू देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड। चलिए मेरे दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चंस को हम लेते हैं और क्वेश्चंस को लेकर हम आगे मूव करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आर्टिकल पर आधारित आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे दोस्तों एज अ कॉमन एरर की अगर बातें करें तो इस बेस पर आपके कॉमन एरर से भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको दे दे कि आई हैव spent few rupees, I have spent few rupees, I had। यह आपका ये क्वेश्चन है। और कॉमन एरर की यदि हम लोग बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो सेंटेंस को 4 हिस्सों में आपको डिवाइड कर देता है और उसमें से आपसे पूछता है कि विच विल बी योर बेस्ट ऑप्शन, आपका कौन सा अच्छा ऑप्शन होगा। तो इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर योर एवरीथिंग इज क्लियर। इस पार्ट को हमने ए मान लिया, इस पार्ट को हमने बी मान लिया,
और इस पार्ट को हमने सी, और बाकी जो पार्ट है उसको हम लोगों ने नो एरर का नाम दिया। नो एरर का मतलब होता है यदि इस सेंटेंस में यदि कोई गलती नहीं है तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्यों गलती नहीं है, मतलब आपको लॉजिक जो है यहाँ पर सेट करना है। तो देखिए अभी हमने कंसेप्ट चला कि फ्यू जो है एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फ्यू का प्रयोग किया गया है। इट गिव्स द नेगेटिव सेंस, यह हमें एक नेगेटिव सेंस देता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब इसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे तो यह हमें पॉजिटिव सेंस देने लगता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके सी पार्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसी पार्ट में आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। और बाकी पार्ट को अगर हम चेक करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं स्पेंट बराबर जो है क्रिया का तीसरा रूप, और हैज और हैव के बाद में यदि क्रिया का तीसरा रूप का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो डैट इज रेफरिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरफ में रेफरिंग करने लगता है। फ्यू रुपीज़ की यदि हम बात करते हैं तो फ्यू के बाद में आपका जो नाउन आता है प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन आता है, जो कि आप रुपीज़ देख पा रहे हैं कि यह प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन है। और साथ ही साथ में फ्यू एक नेगेटिव सेंस है, तो जब तक इसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह जो सेंटेंस हो जाएगा दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, ये सेंटेंस आपका गलत होगा। तो इस सेंटेंस की गलती से बचने के लिए इसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग यदि कर ले, इफ़ वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर फ्यू देन योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली राइट, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आई हैड की जो बात करते हैं मेरे दोस्तों, यह जो है पोजीशन को, हैड एक वैसा वर्ड है जो कि आपके पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये जो पार्ट है बाबू आपका सही है, तो इसका मतलब जो है आपका पार्ट जो सी है, इस पार्ट सी में आपकी गलती है। मेरे दोस्तों किसी भी चीज़ को यदि आप पढ़ रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनी काइंड्स ऑफ टॉपिक, by logically, by conceptually, you know about that important topic and then it will be best for all of you. आप अगर लॉजिकली किसी चीज़ को यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो उसका देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ दैट थिंग्स, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरे क्वेश्चंस की यदि हम बातें करें, इसे कभी कभी फिलर के रूप में भी पूछ लेता है। फिलर की यदि हम लोग बातें करें, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट फिलर क्वेश्चंस, तो आपके जो है एक क्वेश्चंस दे देगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको कहेगा। तो मेरे दोस्तों मैंने शुरू से ही कहा कि इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर बट योर एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो मेरे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही हैज़, और मैंने यहाँ लिखा एज पेन, ही हैज़ एज पेन फिल इन द ब्लैंक्स फ्यू रुपीज़, और यहाँ मैंने आपको लिख दिया ही है। कंसेप्ट वही है बट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज चेंजिंग हियर, यहाँ पर क्वेश्चन का जो नेचर है वह आपका बदल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ए एन, और आपका ऑप्शन दिया रहेगा द। इसमें से आपको चूज करके बताना है कि विच विल बी योर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्यू के पहले यदि आप द का प्रयोग कर देते हैं तो यह जो ऑप्शन होगा यह बिल्कुल आपका सही होगा। और दूसरी बात कि फ्यू के पहले यदि ए का प्रयोग कर दे, एन का भी प्रयोग कर दे, फिर भी वो पॉजिटिव सेंस देने लगता है। लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनिट आर्टिकल द, सो अकॉर्डिंग टू दिस एंड इफ वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द एंड बिफोर फ्यू देन योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली राइट, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। यदि हम फ्यू की बात करें, लिटिल पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिटिल पे क्वेश्चन करेगा कि ही हैज कुक्ड लिटिल राइस, ही
हैड, ही हैड। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके एग्जाम में 4 अल्टरनेटिव पार्ट दिए गए रहते हैं। ये बी पार्ट हो गया और ये जो है मेरे दोस्तों सी है। और इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट डी पार्ट एंड इन द डी पार्ट नो एरर हैज बीन गिवन। इसमें आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें से चूज करके आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी गलती है, मिस्टेक। तो अभी आपको कंसेप्ट यदि आपको पता है तो आई थिंक क्वेश्चंस को विद इन 1 सेकेंड यू विल टेक 1 सेकेंड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ कॉमन एरर क्वेश्चंस। विद इन 1 सेकेंड के अंदर में आप बड़ी आसानी से कॉमन एरर का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों अभी आपको बताया कि लिटिल एक ऐसा वर्ड है जो कि नेगेटिव वर्ड है और इस लिटिल के पहले यदि आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो दिस सेंटेंस विल बी राइट और आपका सेंटेंस आपका सही होगा। तो इस सब में यदि आप बातें करें तो योर सी ऑप्शंस विल बी रॉन्ग ऑप्शंस एंड वेदर वी अप्लाई डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर लिटिल देन योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली राइट। इसे कॉमन एरर के रूप में भी पूछ सकता है कि दे हैव और यहाँ दे 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 हैव कुक्ड और यहाँ दे दे फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ मेरे दोस्तों दे दे लिटिल राइस और यहाँ आपको दे दे कि दे और यहाँ दे दे हैड और आपका 3 ऑप्शन दे दे ए का दे दे, एन का दे दे या आप लिख सकते हैं हैज या लिख दे हैव या आपका लिख दे द। तो मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कंसेप्ट इज क्लियर। तो आप जानते हैं कि लिटिल जो शब्द है, जो वर्ड है, इसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यदि इसमें हम द की प्रयोग कर दें तो दिस सेंटेंस विल बी राइट। यह जो आपका सेंटेंस होगा यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू or will be very glad and to know about the concept of few and little. So please take a review, then I could come on the next point, my dear friends. आगे यदि हम लोग बातें करेंगे मेरे दोस्तों तो बड़ा ही रोमांचक इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को यदि पढ़ लिया जाए तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चंस आपका लीक नहीं होगा। आई थिंक आप हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को आप लॉजिकली उसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बातें करें तो कंसेप्ट यह कहता है कि भारत में जितनी भी सेनाएं हैं उन सेनाओं के नाम के पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द की यूज करते हैं। जैसे यदि किसी ने आपसे कहा नेवी, तो नेवी तो एक सेना का नाम है, लेकिन जवाब अब यह है कि क्या आप इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेवी के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम द एयरफोर्स की अगर बातें करें हम तो इसके पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बातें करें द नेवल की तो मेरे दोस्तों ये सब सेना का नाम है और सेना के नाम के पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जब हम कंसेप्ट की अगर हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों, वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, उसको भी आप जरा देखें। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की यदि हम बातें करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जरा देखिए कि किस तरीके से यह जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा कि द बॉय और यहाँ मैंने लिखा बच्चों हु इज और यहाँ मैंने लिखा ऑफ सेंट
टुडे विल कम ऑन मंडे। विल कम, और यहाँ मैंने लिखा है दोस्तों मंडे। देखिए एक प्यारा सा सेंटेंस आप लिखा गया है। हु की यदि आप बात करते हैं तो हु के पहले आप देख रहे हैं कि एक बॉय शब्द आया है, जो कि अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बातें करें तो यह आपका नाउन है। और इसी नाउन को यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस एक यहाँ शुरू हो रहा है और एक सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है। ये आपका एक सेंटेंस है मेरे दोस्तों, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक सेंटेंस की जो है आपकी यात्रा शुरू हो रही है। तो ये जो हु है, यह पीछे वाला जो नाउन है जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इस नाउन को आगे वाला जो सेंटेंस है उसको यह जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हु जो है इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसके नाम से ही पता चलता है कि जरूर यह दो सेंटेंसेस के बीच में यह रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ आपको समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, कोई नाउन आया हो, तो उसके पहले 99.99% चांसेस होती है कि उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हु के पहले बॉय जो है यह आपका नाउन है, तो इसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दे कि फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ लिख दे गर्ल, और आपसे पूछे कि हु इज एब्सेंट टुडे, हु इज एब्सेंट, और यहाँ दे दे मेरे दोस्तों टुडे, और यहाँ दे दे विल कम ऑन मंडे, विल कम ऑन मंडे, और आपका 3 ऑप्शंस आपका दे दे। यहाँ आपका दे दे ए, यहाँ दे दे एन, और यहाँ दे दे आपका द। तो इसमें से आपको चूज करके बताना है कि विच ऑप्शंस विल बी राइट ऑप्शन। तो आपको पता है कि हु को यदि आपने कहा कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आप चले जाइए, और यहाँ आप देख लीजिए कि एक नाउन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि कोई भी नाउन होगा तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों, यदि डेफिनिट आर्टिकल द का यदि हम यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाए। अब यहीं से आपको एज अ कॉमन एरर के रूप में आपसे क्वेश्चंस कई बार आपके सीजीएल हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो जरा इसको आप रिव्यू करें, उसके बाद हम बातें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे दोस्तों, इस कंसेप्ट पर आधारित आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ कॉमन एरर के रूप में किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2013 में सीजीएल की जो एग्ज़ाम थे, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें एक क्वेश्चन उसने पूछा ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल। तो देखिए उसमें उसने क्वेश्चन पूछा कि अ गर्ल, अ मैन who is very honest, who is very honest will not participate, will not participate, और यहाँ उसने लिखा कि इन अ मीटिंग। ये सीजीएल 2013 का क्वेश्चन से मेरे दोस्तों, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पर ही आधारित यह क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन, तो उसने आपको 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया, और उसने आपको डी में कहा कि ये नो एरर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है।
अगर आप ए पार्ट की यदि बातें करते हैं तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर तो बट योर एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैन की यदि बातें करते हैं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप हु को देख लें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और अभी आपने कंसेप्ट समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन आपका प्लूरल हो, दोनों केसेस में उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आप जरा चेक करके देखिए, मैन जो है यह आपका नाउन है, तो हिसाबन यह होना चाहिए कि इस नाउन के पहले यदि यहाँ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देता तो मेरे दोस्तों ये बातें हमें समझ में आती। लेकिन उसने आपको फंसाने के लिए क्या किया कि उसने ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, सो दिस विल बी रॉन्ग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यदि राइट ऑप्शंस की यदि बातें करें तो इफ वी अप्लाई द बिफोर दिस नाउन मीन्स दिस नाउन एंड दिस सेंटेंस विल बी राइट। बाकी की जो बात करते हैं इज है तो मैन के अनुसार इज आ गया है, और वेरी ऑनेस्ट की यदि बातें करें तो मेरे दोस्तों ये एडवर्ब है, और ये जो है ऑनेस्ट जो होता है एडजेक्टिव। विल नॉट पार्टिसिपेट की यदि बातें करें तो पार्टिसिपेट बराबर गिवन है, और ये दोस्तों आपका प्रीपोजिशन है, और मीटिंग बराबर नाउन है, और मीटिंग जो है चूंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले हम एक आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिसको गिन सकते हैं उसी के पहले हम लोग ए या एन की प्रयोग हम लोग करते हैं। अब मैंने कहा कि यदि यह प्लूरल हो गया, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा मेरे दोस्तों, मैंने लिखा कि द बॉयज, और यहाँ हमने लिखा कि हु आर ऑब्सेंट टुडे, ऑब्सेंट, और यहाँ मैंने लिखा टुडे विल नॉट पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग, इन अ मीटिंग। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। ये जो है बाबू आपका ये बहुत बेहतर कंसेप्ट है, इट इज बेटर कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। हु जो है इसका नाम आपने कहा है कि रवि सर जी ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा कि यस यार ये दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, नो डाउट इन इट। उसके बाद हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको चले जाना है। मेरे मुसाफिर, मेरे मफीज, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आप चले जाइए, और जब आप इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन है। हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो इंसिडेंट है, माने उसके पहले का जो नाउन है उसको आपको चेक करना है। तो आपने जब चेक किया तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का उसने प्रयोग किया है। तो मेरे दोस्तों अब यह जो कंसेप्ट यदि आप समझ गए हैं तो इस पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे इसी को कह दे कि गर्ल्स, और यहाँ दे दे कि हु आर, और यहाँ मेरे दोस्तों आपको दे दे ऑप्शन हु आर ऑप्शन, और यहाँ दे दे टुडे will not participate, और मेरे दोस्तों यहाँ दे दे इन अ मीटिंग। और इसको आपको 4 पार्ट में यह डिवाइड कर दे मेरे दोस्तों। इसको उसने कहा कि रवि सर ये ए पार्ट है, इसको कहा कि यह बी पार्ट है, और इस पार्ट का नाम उसने सी किया, और इस पार्ट का नाम उसने डी किया। अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा कि ये जो ए पार्ट है ये गलत होगा, क्योंकि अभी आपने मेरे दोस्तों कंसेप्ट आपने अभी पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु को आप मानते हैं तो इसके पहले वाले नाउन मतलब इंसिडेंट पर आप चले जाइए, और वहाँ जाकर आप चेक करिए कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर फॉर्म में भी दिया गया रहेगा फिर भी वैसी परिस्थिति में हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल फॉर्म में भी दिया रहेगा तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं
कि गर्ल्स का मतलब होता है एक से अधिक लड़कियां, मोर देन वन गर्ल। सो यह जो है मेरे दोस्तों ये आपका प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूरल इनकाउंटेबल नाउन हो फिर भी उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले यदि डेफिनिट आर्टिकल द का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो दिस सेंटेंस विल बी आल्सो राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट की यदि बात करते हैं विच इज ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल, तो मेरे दोस्तों ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे कहूँ कि अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हुए पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम विच इज फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड अनडाउटली यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम। दुनिया की कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसको आप अगर कंसेप्ट के माध्यम से पढ़े तो उसको उस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते। वो बिल्कुल आपके लिए हवा हो जाएगा, आप बिल्कुल उस एग्जाम को आसानी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखें मेरे दोस्तों कि कहीं भी आप पढ़ते हो तो कंसेप्ट पर आधारित जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उस चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कंसेप्ट यदि आपका बेहतर है तो समझिए कि हर चीज़ आपका बेहतर है। आगे की यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की मेरे दोस्तों विच इज़ ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। इसको दरअसल आप समझने की कोशिश करें कि यदि मैं कहूँ जैसे गवर्नमेंट बॉडी की यदि हम लोग बातें करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी की यदि बात करें, जैसे हमारे देश के पास अपनी एक गवर्नमेंट होती है, दुनिया के हर देश के पास अपनी गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट की अपनी कुछ बॉडी होती है। जैसे भारत की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंट्री और इसकी अपनी बॉडी होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जुडिशियरी, तो जुडिशियरी यदि कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है तो ये आपके गवर्नमेंट बॉडी का नाम है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे लेजिस्लेचर, यदि आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो ये आपका गवर्नमेंट बॉडी है। और मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर जुडिशरी की यदि बात करते हैं मेरे दोस्तों तो इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। और लेजिस्लेचर की यदि बात करते हैं तो इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। इस कंसेप्ट पे आधारित आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा कि अ जुडिशियरी ऑफ इंडिया इज फेल टुडे। यह जो क्वेश्चन पूछा एमटीएस के एग्जाम में 2013 में उसने क्वेश्चन पूछा और उसने कहा इसको ए पार्ट, इसको उन्होंने कहा मेरे दोस्तों बी पार्ट और इसको कहा सी और डी में उसने कहा नो एरर। ये आपका कॉमन एरर के रूप में आपसे पूछ लिया है। तो मैंने आपको बताया कि इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर बट योर एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो मैंने कहा कि जुडिशरी जो है एक गवर्नमेंट बॉडी का नाम है और इसके पहले हमेशा हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जुडिशरी के पहले उसने ए आर्टिकल का प्रयोग किया, इसलिए ये पार्ट जो हो गलत होगा। तो यहाँ पर यदि आप लिख दें कि द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज की यदि बातें करें तो ये मेरे दोस्तों सिंगुलर वर्ब का काम है। तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसी तरीके का वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी जो होता है मेरे दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इस कंसेप्ट में देख रहे हैं कि जुडिशरी ऑफ इंडिया इज मीन्स सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है गिवन जो सब्जेक्ट है वह आपका सिंगुलर फॉर्म में दिया गया। इज फेल टुडे, टुडे की यदि बात करें तो ये आपका एडवर्ब है। तो जरा आप देखिए यहाँ पे, तो ए पार्ट जो होगा मेरे दोस्तों यह आपका गलत होगा। एक क्वेश्चन किया 2013 में ही, कहा कि अ लेजिस्लेचर ऑफ
or legislature of India is very flexible, very flexible my dear friends. इसको उसने कहा कि ए पार्ट ले लो, इसको उन्होंने कहा कि बी पार्ट, इसको सी रखा और डी में उसने कहा कि ये नो रह रहा है। तो मैंने आपको कहा कि यदि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है मेरे दोस्तों, तो यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज एंड गिवन एज ह्यूज फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म एंड बट अनडाउटली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इजीली। तो मेरे दोस्तों आप इस बात को आप याद रखें कि यदि कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है तो आप हर एक प्रकार के यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आइदर गुड या डिफिकल्ट, आइदर शॉर्ट या लॉन्ग, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फॉर यू, बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज वेरी फ्लेक्सिबल की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि लेजिस्लेचर की पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते, लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि अपने पहले ए का प्रयोग किया। सो ये जो सेंटेंस होगा आपका गलत होगा, और इसको यदि आप करेक्ट करना चाहते हैं तो लेजिस्लेचर के पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। यदि आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो डेफिनेटली दिस सेंटेंस विल बी राइट, आपका ये सेंटेंस सही होगा। मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट है, इसको कहते हैं दिस इज प्योर कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज खांटी मैथड फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों इसको जरा आप देखिए, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जरा तो मेरे दोस्तों आज ये वीडियो, आवर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी एंड सो हियर आई नीड टू वॉच दिस वीडियो हियर। माय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि मैं बहुत जल्द और एसएससी का भी बैच मैं लेकर आ रहा हूँ, उसमें हम लोग और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में सीबीएसई के लिए भी मैं एक बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूँ जिसमें लेक्चर होगा, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मैं लेक्चर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे बच्चों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यह है कि मैं इतनी प्रयत्न कर रहा हूँ, आई एम एफर्टिंग अ लॉट टू प्रोवाइड दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग मेरे जो प्यार है उस प्यार को आप लोग बढ़ाइए, मेरे साथ आप जुड़िए, ताकि मैं और आवश्यकता से अधिक वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड मैं करते रहूँगा। एक एक चीज़ को मैं चुन कर आपके सामने लाऊंगा, और मैं दिखाता नहीं हूँ बल्कि मैं करता हूँ। तो नज़ारों को देखना है, उसको महसूस करना है, और आप सभी इतने सिंसियर हैं कि आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस यूट्यूब वीडियो के साथ में क्या चल रहा है। तो सो मेरे दोस्तों यदि कंसेप्ट यदि आपको अच्छा लगा हो तो मुझे आप कमेंट करें, और इतना कमेंट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि आपके जो भी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो का जो एडवांटेज है वो एडवांटेज काफ़ी अच्छी तरीके से उठा पाएँ, ताकि वो भी सीखें। और ये सीखने सिखाने का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बरकरार करके रखेंगे। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंत में मैं 2-4 बातें आपके साथ कहकर उसके बाद इस वीडियो को मैं स्टॉप करूंगा, फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं आपका रवि सर एक ओमकार के साथ मैं आऊँगा। देखिए मेरे दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पैर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पैर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं मेरे दोस्तों, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी एक कोटेशन के साथ मैं आपका रवि सर आप सभी के साथ अलविदा लेते हुए फिर मैं आता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।